हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स मैथ समझो, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज मैं सरल रेखा में गति चैप्टर के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल को मापता है। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तात्क्षणिक मतलब कि फॉर द इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब कि जब हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक उसी टाइम उसका क्या वैल्यू है। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें स्पीड को देखने के लिए एक मीटर होता है जो कि ठीक उस समय का स्पीड चलाता है। अगर हम तेज़ गति से चल रहे हैं तो उस समय कुछ ज़्यादा स्पीड दिखाता है, अगर हम स्लो डाउन हो जाते हैं तो उस समय कम दिखाता है। तो वो हो गया तात्क्षणिक, मतलब जिस समय हमने देखा उस मीटर को उस समय उसने कितना शो किया, तो वो होता है तात्क्षणिक चाल। तो उसे कौन मापता है? गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर। कौन मापता है? स्पीडोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा वस्तु के विस्थापन के परिमाण का अनुपात होता है। तो दूरी 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 और विस्थापन, किस किस चीज़ का अनुपात पूछा जा रहा है? दूरी और विस्थापन। तो ये हो गया दूरी बटा विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि दूरी और विस्थापन, दूरी क्या होता है? विस्थापन से ज़्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है। कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा। कैसे? मान लो कि एक वस्तु यहाँ ए से बी तक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ए से बी तक जाने में वो दूरी और विस्थापन उसका दोनों बराबर होगा। अगर मान लो वह वस्तु इस पाथ से गया, ए से बी तक पहुंचा लेकिन इस पाथ से गया वो, तो इस पाथ पर चलने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसने ज़्यादा लंबा दूरी तय किया है, लेकिन उसका विस्थापन ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस हालत में उसका दूरी ज़्यादा हो गया और विस्थापन कम हो गया। और इससे पहले वाले सिचुएशन में जो स्ट्रेट लाइन मोशन था उसमें दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हुआ था, यानी कि दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगा। विस्थापन और दूरी बराबर हो सकता है या तो दूरी ज़्यादा हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ को पूरा करता है। एक पिंड है वो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ को पूरा करता है। तो ये मान लो एक वस्तु है, एक पिंड है जो कि ए से चलना प्रारंभ किया और फिर वो ए पर ही पहुंच गया, जिसका त्रिज्या कितना है? आर है। तो पूछ रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो ए से ए पर आने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ा? 2πr डिस्टेंस चलना पड़ा। और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? वो ए से चला और फिर वो ए पर पहुंच गया, यानी कि विस्थापन क्या हो गया? 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समान गति वाले पिंड के वेग को दर्शाता है। एक समान गति है तो उसके वेग को कौन दर्शाएगा? तो हम जानते हैं वेग का फॉर्मूला क्या होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, ये पता है। विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। तो मान लो एक ग्राफ खींचा गया है, एक ग्राफ खींचा गया है और उसमें दिखाया जा रहा है इस तरह से यूनिफॉर्मली स्पीड उसका बढ़ रहा है। तो इसका इधर विस्थापन दिखाया गया है वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर समय दिखाया गया है। तो इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या फाइंड करेंगे कि उसका वेग हमको पता चल जाए। ठीक है, तो ये विस्थापन समय ग्राफ दिया है, तो उसकी अगर हम प्रवणता निकालते हैं यानी ढाल निकालते हैं, तो ढाल निकालने के लिए क्या करना होगा? विस्थापन बटा समय करना होगा। ये विस्थापन है और ये समय है, तो विस्थापन बटा समय करते हैं तो हमें उसका ढाल पता चल जाता है, यानी विस्थापन और समय का ढाल जब निकालते हैं तो हमें वेग पता चल जाता है, यानी इसका आंसर होगा ए, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता।
दूसरा यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया है, लेकिन अगर जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो विस्थापन और समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो वेग होता है? विस्थापन गुना समय, ये क्या हो जाएगा? ये तो वेग नहीं होता है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो ऐसा करना होगा हमें कि विस्थापन और समय को डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है? प्रवणता देता है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन तथा तय की गई दूरी विस्थापन और दूरी के परिमाण का अनुपात होता है। तो ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वहाँ दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा जा रहा था, यहाँ पे विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो विस्थापन जब भी होगा वो दूरी से कम होगा या बराबर होगा। तो विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन बटा दूरी। तो विस्थापन जब भी होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू दूरी होगा, इतना तो पता है। विस्थापन जब भी होगा तो लेस देन और इक्वल्स टू दूरी होगा। तो विस्थापन बटा दूरी करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी 1 से कम या बराबर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तु की औसत चाल तथा औसत वेग के परिमाण का अनुपात होता है। यहाँ ध्यान देंगे, औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। और औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दूरी विस्थापन से बराबर हो सकता है या उससे हमेशा बड़ा होगा। तो जब दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा या बराबर होगा तो इसलिए औसत चाल भी वेग से क्या होगा? हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो 1 से अधिक या बराबर होगा आंसर इसका। औसत चाल और औसत वेग के अनुपात क्या होगा? 1 से अधिक या बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, इसलिए औसत चाल भी 1 से अधिक या बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कार विरामावस्था से गति करना शुरू करती है। 10 सेकंड के पश्चात कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कार का त्वरण है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो सबसे पहले हमें चेंज करना होगा, इसे एक यूनिट में चेंज करना होगा, एसआई यूनिट में चेंज करना होगा, क्योंकि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। तो और कार के कहाँ से चलना शुरू करती है? विरामावस्था से, यानी प्रारंभिक वेग यानी u इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों को पता होगा कि 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू जा 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गया v का वैल्यू। 10 मीटर पर सेकंड हो गया अभी v का वैल्यू। तो पूछा क्या जा रहा है? कार का त्वरण पूछा जा रहा है। तो a इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो डिवाइड होकर के ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं कौन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी भौतिक राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है तो वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल भी सदिश है। तो कौन सा सदिश नहीं है? घनत्व सदिश नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पुल से गिराया गया पत्थर पानी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। पुल की ऊंचाई पूछी गई है। तो पुल से जब गिराया जाता है पत्थर को, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0, यानी u का वैल्यू हो गया 0, t का वैल्यू है 4 सेकंड। और जब वो पानी में गिरेगा पत्थर तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या हो जाएगा, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें u, t और g का वैल्यू पता है। तो पूछा जा रहा है पुल की ऊंचाई कितनी है। तो पुल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, s क्या होता है, ut + हाफ gt²। तो यहाँ s ही क्या होगा, s यानी चली गई दूरी, तय की गई दूरी। तो जब हम पुल से किसी पत्थर को फेंक रहे हैं नीचे या नीचे गिरा रहे हैं, तो वो दूरी जो तय करेगी वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो u का वैल्यू हो गया 0, यानी ये तो वैल्यू हो गया 0, यानी 0 + हाफ × 9.8 × t²। तो t कितना है, 4, तो 4 4 जा 16। इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 2 2 जा 4.9। अब 4.9 × 16 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 78.4। क्या हो जाएगा, 78.4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये है हमारा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे, अदिश नहीं है। तो अदिश नहीं है यानी कि सदिश है। तो कौन सी राशि सदिश है, विस्थापन सदिश है। तो आंसर हो जाएगा डी। बाकी ये सब अदिश है, समय अदिश है, आयतन अदिश है और द्रव्यमान भी अदिश है। अदिश नहीं है तो कौन है, विस्थापन। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गति करती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गति करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहले स्टेशन पे लौट आती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो कि यहाँ से यहाँ तक गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर वापस लौट गई जहाँ पे वो थी। तो औसत वेग पूछा जा रहा कितना है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहाँ विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं, जहाँ से वो रेलगाड़ी चला था फिर वापस वहीं पहुँच गया। तो कुल विस्थापन 0 बटा समय, तो समथिंग बाई 0 बाई समथिंग = 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, 0। क्लियर है, यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चूँकि विस्थापन 0 है इसलिए उसकी औसत वेग भी 0 हो जाएगी। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। विरामावस्था t = 0 से प्रारंभ होकर एक वस्तु का विस्थापन समीकरण 6t² - t³ द्वारा दिया जाता है। यहाँ देखेंगे विस्थापन एक समीकरण के रूप में दिया गया है। कितने समय में वस्तु का वेग पुनः 0 हो जाएगा। तो जब विस्थापन को यहाँ पे समीकरण के रूप में दिया गया है तो उसे हम पहले लिख लेते हैं, s = 6t² - t³। ठीक है, और पूछा जा रहा है कितने समय में वस्तु का वेग पुनः 0 हो जाएगा, यानी कि इसका वेग निकालना है। तो s है विस्थापन, तो विस्थापन को हम ऐसा क्या करेंगे कि वो वेग में परिवर्तित हो जाएगा। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, ds/dt। ds/dt यानी कि ds/dt कहने का मतलब क्या हुआ, इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। किसे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बताए थे क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं जब किसी को टी के रिस्पेक्ट में, कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो पावर से मल्टीप्लाई होता है और पावर से उतना माइनस हो जाता है। तो t² है, तो t² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t। क्यों, क्योंकि t को अगर हम
पावर से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर को, तो 2 और टी पावर में -1 हो जाएगा, तो 2 - 1 तो दैट इज़ 1, यानी 2t माइनस ये कितना हो जाएगा 3t² होगा ना जी, 3t²। अब ये हो गया हमारा इसका वेलोसिटी ds/dt। अब ये बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू शून्य होना चाहिए, यानी कि 12t माइनस 3t² का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेंगे और जो t का वैल्यू होगा उसी के लिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी समय का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो 12t माइनस 3t² इक्वल्स टू 0, दैट इज इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3t कॉमन ले सकते हैं, तो 3t कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 4 माइनस t इक्वल्स टू 0, दैट इज t इक्वल्स टू 3t इक्वल्स टू 0, दैट इज t इक्वल्स टू एक वैल्यू आया 0 और एक वैल्यू आया t का वैल्यू 4, यानी 4 सेकंड के बाद उसका वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। तो 0 ऑप्शन तो होगा नहीं, t नहीं दिया है 0 सेकंड में, उसके बाद फिर 4 सेकंड के बाद उसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, यानी वेग का वैल्यू शून्य हो जाएगा कब, 4 सेकंड के बाद, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 सेकंड। क्लियर है? देख लेंगे वीडियो पॉज करके क्या क्या किया हमने, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये देखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है विस्थापन, और विस्थापन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा वैल्यू आ गया है 6 × t माइनस 3t²। अब इसका वैल्यू बोला जा रहा है कि वेग का वैल्यू फिर शून्य हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 0 करना होगा। अब ये हो गया 12t माइनस 3t² इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3t कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अंदर बच गया 4 - t। अब यहाँ t का दो वैल्यू आ रहा है, t का वैल्यू 0 आ रहा है और t का वैल्यू 4 आ रही है, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। क्लियर है? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में 1000 मीटर लंबे पुल को पार करती है। जब यह पुल को पार करती है तब रेलगाड़ी की औसत चाल है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 1000 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो इस केस में ये दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी, तो हमारा कुल दूरी कितना हो गया, s बराबर 1500 मीटर। ठीक है, इस केस में दोनों दूरियां जुड़ जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में। और t समय का वैल्यू कितना है, 10 सेकंड है। और पूछा क्या गया है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी s 1500 है और समय कितना है 10 है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 150 मीटर आंसर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुल दूरी का प्रथम आधा हिस्सा तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी आधी दूरी तय करती है। तो कार की औसत चाल पूछी जा रही है। तो यहाँ देखेंगे दो चाल हैं और दो दूरियां हैं, जो कि एक आधी है और दूसरी भी आधी है। तो यहाँ s का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का वैल्यू हो जाएगा s1 इक्वल्स टू s/2 और s2 भी क्या हो जाएगा s/2। और प्रथम चाल कितना है, तो v1 लिखेंगे इसे, v1 इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो t1 निकालना होगा। क्यों निकालना होगा t1, क्योंकि औसत चाल पूछा जा रहा है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो पता है, कुल दूरी कितनी होगी, s होगी, और समय कितनी होगी, कुल समय। तो कुल समय हमें पता नहीं है, तो वो पता करने के लिए क्या करना होगा, हमें s1 और t1 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि t1 इक्वल्स टू क्या होता है s1/v1। तो s1/v1 क्या है, तो s1 है s/2, तो s/2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 40, दैट इज s/80। तो जिस तरह से ये t1 आया उसी तरह से t2 कितना हो जाएगा, s/120, s/120
120। T1 हो गया हमारा S/80 और T2 हो गया हमारा S/120। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी S है डिवाइडेड बाय कुल समय, तो S/80 प्लस S/120 इतना होगा। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो S कॉमन लेंगे, S कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 48 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर हो जाएगा B, 48 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 180 मीटर लंबी ट्रेन उत्तर की दिशा में 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो उत्तर की दिशा हो गई ये नॉर्थ। इस दिशा में 180 मीटर लंबी ट्रेन है जो 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और एक छोटी चिड़िया दक्षिण की दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उड़ रही है, यानी वो इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, नॉर्थ एंड साउथ। एक नॉर्थ की तरफ जा रही है ट्रेन और साउथ की तरफ पक्षी जा रही है, यानी चिड़िया जा रही है। तो इस केस में जब विपरीत दिशा में दो वस्तुएं गति करती है तो आपको पता होगा कि दोनों का वेग जो होता है वो ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। अपेक्षिक वेग क्या होता है, जुड़ जाता है। 25 मीटर और 5 मीटर, तो यानी कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, उसकी चाल कितनी हो जाएगी, V = 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और 180 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी S = 180 मीटर, 180 मीटर। तो पूछ रहा है कि ट्रेन चिड़िया द्वारा ट्रेन को पार करने में लगा समय। तो T = क्या होता है, S/V, S/V। तो S कितना है 180 बाई V कितना है 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 या 18, या 6 सेकेंड। आंसर हो जाएगा हमारा 6 सेकेंड। तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, 6 सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ की ढाल हमें देती है। ढाल मतलब प्रवणता, इसे क्या कहते हैं, स्लोप। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप। तो प्रवणता जब भी निकालते हैं या ढाल जब भी निकालते हैं, तो ढाल जब भी निकालेंगे तो हमें डिवाइड करना होता है, और जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो मल्टीप्लाई। याद रखेंगे, क्षेत्रफल यानी मल्टीप्लाई और ढाल यानी डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई ग्राफ दिया गया है और उसका हमें ढाल निकालना है। तो ढाल कैसे निकालते हैं, लंब बटा आधार। तो इधर वेग है, इधर समय है। तो वेग जब भी ढाल निकालेंगे तो वेग बटा समय करेंगे। तो वेग बटा समय, यानी कि वेग को समय से जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा D, त्वरण। अब आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से गति कर रही है, यानी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसे सुधार कर लेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति कर रही है। तो A का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी U = 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 सेकेंड के बाद विस्थापन होगा। तो T = 5 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है क्या, 5 सेकेंड के बाद इसका विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन पता करना है, यानी कि S पता करना है। तो S का क्या फॉर्मूला होता है, S = UT प्लस हाफ AT²। इस फार्मूला पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, U का वैल्यू कितना है 10 और T का वैल्यू है कितना 5, तो ये हो जाएगा 50 प्लस हाफ AT²। तो A का वैल्यू है 10 और A का वैल्यू है 10, क्लियर करके लिख देते हैं। S = UT प्लस हाफ AT²। तो U का वैल्यू कितना है 10 और T का वैल्यू है 5, तो 50 हो जाएगा प्लस हाफ AT²। तो A का वैल्यू है 10 इंटू T का वैल्यू है कितना 5,
तो टी स्क्वायर दैट इज़ 25 हो जाएगा। तो 2 5 या 10 और 50 प्लस 125 दैट इज़ 175। 175 क्या मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 175 मीटर होगा उसका विस्थापन 5 सेकंड के बाद। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लेगी। यहाँ समय पूछा जा रहा है। तो जब भी किसी वस्तु को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है यानी वर्टिकली अपवर्ड जब फेंका जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर गति करती है। तो यहाँ पे जी का जो वैल्यू होगा, हमारा गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होगा, जी का वैल्यू होगा वो माइनस में होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। और यू का वैल्यू कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकंड इनिशियल वैल्यू दिया है। और जब वो टॉप पर पहुँचेगा, किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, तो जब वो टॉप पर पहुँचेगा इस पॉइंट पे, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू 0, वेलोसिटी का वैल्यू टॉप पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी घटते जाती है, घटते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वी का वैल्यू हो गया हमारा 0। तो ये अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में कितना समय लेगी, समय पूछा गया है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखेंगे। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो उसमें सभी मान हमें पता है, सिर्फ t नहीं पता है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहाँ ए की जगह g हो जाएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू 0 और u का वैल्यू है 49 प्लस 9.8 इंटू टी। तो हमारा टी कितना माइनस होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 9.8 इंटू टी इक्वल्स टू 0। तो हमारा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 9.8 और ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। तो 49/9.8 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 490/98, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 490 ये 10 होगा और ये 2 होगा, 2 5 या 10 दैट इज़ कितना हो जाएगा 5 सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। तो आंसर सी इज़ 5 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 98 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी। यहाँ ऊंचाई पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में समय पूछा गया था, अभी हमें क्या पूछा गया है, ऊंचाई पूछा गया, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना है 98 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू 0, g का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इतनी चीज़ें हमें पता है और पूछा जा रहा है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लेगी। तो कितना समय लेगी यह पता करने के लिए टाइम हमें पता करना है, h पता करना है या s पता करना है। तो s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ समय तो नहीं दिया है तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, पता है ना जी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें s भी नहीं पता है और t भी नहीं पता है, दो चीज़ें नहीं पता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा फार्मूला क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो हमें तो s चाहिए और यहाँ पे s है नहीं, तो ये भी फार्मूला अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरा फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
हैंग कर गया फ़ोन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो यहाँ पे देख सकते हैं v पता है, u पता है, a पता है और s पता करना है हमें। तो ये फार्मूला में अप्लाई करते हैं। तो v का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा ये 0 माइनस u स्क्वायर, तो u कितना है 98, तो 98 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 98 मल्टीप्लाइड बाय 98 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 9.8, तो ये माइनस हो जाएगा 9.8 इंटू एस। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएंगे फिर एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 98 मल्टीप्लाइड बाय 98 और ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। क्लियर है। ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक ज़ीरो आएगा, ये 98 कैंसिल और ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हो गया कितना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 490 आएगा। कितना आएगा 490। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही 490, दैट इज बी इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 5 सेकंड तक त्वरित होता है, तो इसके वेग में परिवर्तन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया हमारा त्वरण। ए का वैल्यू दिया हुआ है और समय का वैल्यू दिया है, यानी कि ए और टी का वैल्यू दिया हुआ है। ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकंड और पूछा गया है वेग में परिवर्तन। ध्यान देंगे, वेग में परिवर्तन पूछा गया है। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी v माइनस यू पूछा गया है। तो हम जानते हैं, अब हम एक ऐसा सूत्र देखेंगे, ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जो कि a, t और v में रिलेशन दिखाता है। तो वो कौन सा है, तो हम जानते हैं a इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी। तो a का वैल्यू है 2 और t का वैल्यू है 5, यानी 5 टू जा 10, 10 क्या मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार प्रथम 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगला 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी तथा औसत चाल क्रमशः। तो यहाँ पे दो सवाल पूछे गए हैं, एक कुल दूरी और दूसरा औसत चाल। तो कुल दूरी कितनी हो गई, पहला 50 किलोमीटर चलता है फिर 60 किलोमीटर चलता है, यानी कि टोटल 110 किलोमीटर हो गया। तो 110 किलोमीटर तो सभी में है। ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। तो कुल समय हमें पहले ज्ञात करना होगा। तो कुल समय हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो t इक्वल्स टू क्या होता है, t1 यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ दो दूरियाँ हैं, यहाँ दो दूरियाँ दी गई है और दो चाल दिए गए हैं, इसलिए दो समय भी होंगे। तो पहला समय के लिए हम लिख रहे हैं t1 और दूसरे के लिए t2। तो t1 क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 50/25, यानी कि 2 घंटे हो गया आंसर इसका। उसी तरह से t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/30, दैट इज़ 2 आवर, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 4 आवर हो गया। ठीक है, टोटल टाइम कितना हो गया 4 आवर। तो हम कितना लिख सकते हैं, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या लिख सकते हैं 110 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 27.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन डी है 110 किलोमीटर एंड 27.5 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को एक ऊंचे मीनार से नीचे की ओर छोड़ा जाता है जो 10 सेकंड के पश्चात धरती से टकराती है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है, सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है,
तो उस समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी होगी, प्रारंभिक वेग 0 होगा। ठीक है। कितना टाइम लगता है उसे धरती पर आने में, 10 सेकंड लगता है। फिर उसके बाद में जब वो ऊपर से छोड़ा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती है, तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या हो जाएगा, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने वैल्यूज़ हमें पता है, u, t और g का वैल्यू पता है। अब हमसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम अब फार्मूला फाइंड करेंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो पहला फार्मूला क्या है, S = UT + ½ GT² हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है कोई वस्तु। तो S क्या होगा, जो तय की गई दूरी है उस वस्तु द्वारा, यानी ऊंचाई ही हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी S। और U दिया गया है, T दिया गया है, और G भी दिया गया है, और T भी दिया गया। तो ये यहाँ सारी चीज़ें दी गई है, तो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, UT, तो U तो 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बच गया क्या, ½ GT²। तो G का वैल्यू 9.8 × T। तो टाइम कितना लगता है, तो 10 सेकेंड। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये 4.9 आता है। अब 4.9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 490 कितना आ जाएगा, 490 मीटर, 490 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 490 मीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 490 मीटर। ऑप्शन इज़ सी इज़ द राइट ऑप्शन। 490 मीटर हो गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता यानी ढाल, प्रवणता मतलब ढाल, स्लोप, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्लोप, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि देती है। तो विस्थापन समय ग्राफ है, यहाँ पे ध्यान देंगे, विस्थापन समय ग्राफ है, यानी समय को दिखाया गया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे विस्थापन दिखाया गया है। और इसका जो स्लोप है, तो स्लोप जब भी निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, और क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, प्रवणता पूछा जा रहा है। तो विस्थापन को जब हम समय से भाग देते हैं तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेग। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या देती है, हमें वेग देती है। क्यों वेग देती है, क्योंकि प्रवणता निकालना है। प्रवणता निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे P/B होता है, tan थीटा निकालते हैं। प्रवणता मतलब ढाल, जब भी स्लोप निकालते हैं तो tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, P/B। तो ये समकोण त्रिभुज में ये P हो गया यानी लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो लंब को आधार से डिवाइड करेंगे, यानी विस्थापन को समय से भाग करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वेग प्राप्त होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल, अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ क्षेत्रफल की बात की जा रही है, से हमें ज्ञात होता है। तो वेग और समय को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड। और दोनों को क्या करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो बच गया क्या, मीटर। ठीक है, और चूँकि वेग है तो वेग विस्थापन से संबंधित है, इसलिए, और मीटर किसका यूनिट होता है, विस्थापन और दूरी दोनों का होता है। चूँकि यहाँ वेग की बात की जा रही, ना कि चाल की बात की जा रही। जब वेग की बात की जा रही है तो मीटर हो जाएगा विस्थापन का। अगर जो चाल होता तो चाल के केस में हम दूरी हो जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पे है वेग की बात की जा रही, तो इसलिए इसका आंसर होगा विस्थापन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चाल समय ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, फिर वही क्वेश्चन आ गया है, कौन कौन सी राशि है, चाल है और समय है, दोनों का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी मैंने बात की, जब प्रवणता निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि चाल को समय से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाल का क्या होता है मात्रक, मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। और दोनों को क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो आ गया मीटर। और चूंकि यहाँ पे चाल है
तो चाल किससे संबंधित होती है? दूरी से। तो ये मीटर किसका मात्रक हो गया? दूरी, इसलिए इसका आंसर हो गया ए, दूरी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो जैसे ही हम देखेंगे विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी u का वैल्यू हो गया 0। u का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। प्रारंभिक वेग इक्वल्स टू 0। और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? त्वरण का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होकर 10 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो वेग प्राप्त कर लेती है, इसका मतलब क्या है? v का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो समय है, तो समय पूछा जा रहा है कितने समय में इतना वेग उसने प्राप्त किया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? a इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाई टी। इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। तो a का वैल्यू दिया गया है 2, a का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, इक्वल्स टू v का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 लिख देंगे, माइनस 0 हो जाएगा u का वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम का वैल्यू कितना दिया गया है? टाइम का वैल्यू पता करना है, तो t। तो ये t इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? 10/2, दैट इज़ 5 सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान वेग है, कैसा वेग है? एक समान वेग है के लिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ध्यान देंगे, ग्राफ खींचते हैं, दिखाया जाए। ये हो गया समय और इधर हो गया वेलोसिटी, इधर टाइम और इधर एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी की प्रवणता। तो वेग कैसा है? एक समान है। तो एक समान वेग है तो कैसा होगा उसका कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल टू टाइम, पैरेलल टू टाइम। तो इसका स्लोप है ही नहीं, स्लोप इसका कुछ नहीं है, यानी ज़ीरो है। तो स्लोप इसका ज़ीरो है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसका स्लोप ज़ीरो होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 40 मीटर है, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई कितनी है? 40 मीटर, एक दूसरे से विपरीत दिशा में क्रमशः 15 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील हैं। दोनों ट्रेनों की लंबाइयां बराबर हैं, लेकिन उनके वेग अलग अलग हैं। कितने हैं? मीटर पर सेकेंड है और 10 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो इस केस में पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, विपरीत दिशा में जब गति करती है तो क्या होता है? दोनों का वेग जुड़ जाता है, यानी कि वेलोसिटी जो होगा, अपेक्षिक वेग, वो क्या हो जाएगा? 15 + 10 दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। और लंबाई दोनों ट्रेन की लंबाई 40 मीटर है, तो टोटल लंबाई यानी टोटल डिस्टेंस एस इक्वल्स टू कितना होगा? 80 मीटर। तो v का वैल्यू हो गया 25 एंड दूरी का वैल्यू हो गया 80 मीटर। तो पार करने में कितना समय लगेगा? तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? टी इक्वल्स टू वॉट? तो टी इक्वल्स टू क्या होता है? S/v, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 80/25, इसे सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 16/5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 16/5 का वैल्यू 3.2, 16/5, 1.052 या 10, यानी हो जाएगा आंसर डी, 3.2 सेकेंड। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु कुछ समय के लिए गतिशील रहती है तो निम्न में कौन शून्य हो सकती है? कोई वस्तु है जो कुछ समय के लिए गतिशील रहती है, तो कौन सी राशि है जो ज़ीरो हो सकती है? तो मान लो कि एक वस्तु है जो कुछ समय के लिए गतिशील है,
तो जब कुछ समय के लिए गतिशील है तो उसका विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट किया और फिर वहीं पे अगर आ जाए, ए से स्टार्ट किया और फिर घूमकर वो वापस ए पर आ जाए तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो कारें एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से गतिशील है। दो कार हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, ठीक है, और वो दोनों एक समान गति से गतिशील है और दोनों का स्पीड सेम है। कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा से गतिमान एक तीसरी कार 4 मिनट के अंतराल पर इन दोनों कारों से मिलती है। ये प्रिंट मिस्टेक है, कारों है, यहाँ पे कारणों नहीं है, कारों है। कारों से मिलती है तो तीसरी कार की चाल है। तो इसे समझते हैं। ये मान लो दो कार है ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में गतिशील है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। और एक तीसरी कार मान लो कि सी है, उसका नाम दे दिए हम सी। तो तीसरी कार विपरीत दिशा से चल रही है और वो ए और बी से जब मिलती है तो दोनों कारों को मिलने के बीच का अंतराल कितना है? वो 4 मिनट, यानी 4 मिनट के अंतराल पर वो दोनों कार से मिलती है। तो तीसरी कार की चाल पूछी जा रही है। तो हमें पता है कि जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गति करती है तो उनका अपेक्षिक वेग जुड़ जाता है। तो यहाँ भी उनका अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो चूँकि तीसरी कार की चाल हमें पता करनी है तो मान लिया वो x है, तो कितना हो जाएगा? v का वैल्यू 30 प्लस x का वैल्यू हो गया v इक्वल टू 30 प्लस x। और समय कितना है? t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 मिनट दिया गया है, 4 मिनट। तो यहाँ ध्यान देंगे किलोमीटर पर घंटा में बात हो रही है, घंटा में, आवर में बात हो रही है। तो इस मिनट को भी हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो 4/60 हो जाएगा, यानी कि 1/15 आवर। टाइम का वैल्यू कितना हो गया? 1/15 आवर। और डिस्टेंस कितना है? एस का वैल्यू कितना है? 5 किलोमीटर। तो हमें ये डाटा मिल गया, वी का डाटा मिल गया, टी मिल गया और एस मिल गया। तो अब हमें फार्मूला पे पुट करना है और सॉल्व करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम? v कितना था? 30 प्लस x। फिर से लिख लेते हैं। t कितना था? 1/15 आवर। और s कितना है? 5 किलोमीटर। और फॉर्मूला क्या होता है? s बराबर vt, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 30 प्लस x गुने समय। तो समय कितना है? 1/15 बराबर s। तो s का वैल्यू कितना है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ से 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75। तो x कितना हो जाएगा? 75 माइनस 30, दैट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 45 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 30 MCQ सॉल्व किया है। उम्मीद है कि सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है कहीं पे, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे, और अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक, वो सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स मैथ समझो, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज मैं सरल रेखा में गति चैप्टर के
30 MCQ क्वेश्चन लाया हूँ और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल को मापता है। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। तात्क्षणिक मतलब कि फॉर द इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब कि जब हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक उसी टाइम उसका क्या वैल्यू है। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें स्पीड को देखने के लिए एक मीटर होता है जो कि ठीक उस समय का स्पीड चलाता है। अगर हम तेज़ गति से चल रहे हैं तो उस समय कुछ ज़्यादा स्पीड दिखाता है, अगर हम स्लो डाउन हो जाते हैं तो उस समय कम दिखाता है। तो वो हो गया तात्क्षणिक, मतलब जिस समय हमने देखा उस मीटर को उस समय उसने कितना शो किया, तो वो होता है तात्क्षणिक चाल। तो उसे कौन मापता है, गैल्वेनोमीटर, स्पीडोमीटर। कौन मापता है, स्पीडोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा वस्तु के विस्थापन के परिमाण का अनुपात होता है। तो दूरी 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 और विस्थापन किस किस चीज़ का अनुपात पूछा जा रहा है, दूरी और विस्थापन। तो ये हो गया दूरी बटा विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि दूरी और विस्थापन, दूरी क्या होता है, विस्थापन से ज़्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है। कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा। कैसे, मान लो कि एक वस्तु यहाँ ए से बी तक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ए से बी तक जाने में वो दूरी और विस्थापन उसका दोनों बराबर होगा। अगर मान लो वह वस्तु इस पाथ से गया, ए से बी तक पहुंचा लेकिन इस पाथ से गया वो, तो इस पाथ पर चलने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसने ज़्यादा लंबा दूरी तय किया है, लेकिन उसका विस्थापन ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस हालत में उसका दूरी ज़्यादा हो गया और विस्थापन कम हो गया। और इससे पहले वाले सिचुएशन में जो स्ट्रेट लाइन मोशन था उसमें दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हुआ था, यानी कि दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगा। विस्थापन और दूरी बराबर हो सकता है या तो दूरी ज़्यादा हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ को पूरा करता है। एक पिंड है वो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ को पूरा करता है। तो ये मान लो एक वस्तु है, एक पिंड है जो कि ए से चलना प्रारंभ किया और फिर वो ए पर ही पहुंच गया, जिसका त्रिज्या कितना है, आर है। तो पूछ रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो ए से ए पर आने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ा, 2 पाई डिस्टेंस चलना पड़ा, और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा, वो ए से चला और फिर वो ए पर पहुंच गया, यानी कि विस्थापन क्या हो गया, 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समान गति वाले पिंड के वेग को दर्शाता है। एक समान गति है तो उसके वेग को कौन दर्शाएगा। तो हम जानते हैं वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ये पता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। तो मान लो एक ग्राफ खींचा गया है, एक ग्राफ खींचा गया है और उसमें दिखाया जा रहा है इस तरह से यूनिफॉर्मली स्पीड उसका बढ़ रहा है। तो इसका इधर विस्थापन दिखाया गया है वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर समय दिखाया गया है। तो इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या फाइंड करेंगे कि उसका वेग हमको पता चल जाए, ठीक है। तो ये विस्थापन समय ग्राफ दिया है, तो उसकी अगर हम प्रवणता निकालते हैं यानी ढाल निकालते हैं, तो ढाल निकालने के लिए क्या करना होगा, विस्थापन बटा समय करना होगा। ये विस्थापन है और ये समय है, तो विस्थापन बटा समय करते हैं तो हमें उसका ढाल पता चल जाता है, यानी विस्थापन और समय का ढाल जब निकालते हैं तो हमें वेग पता चल जाता है, यानी इसका आंसर होगा ए, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता। दूसरा यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया है, लेकिन अगर जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो विस्थापन और समय
को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो वेग होता है? विस्थापन और विस्थापन गुना समय, ये क्या हो जाएगा? ये तो वेग नहीं होता है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो ऐसा करना होगा हमें कि विस्थापन और समय को डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है? प्रवणता देता है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन तथा तय की गई दूरी विस्थापन और दूरी के परिमाण का अनुपात होता है। तो ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वहाँ दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा जा रहा था, यहाँ पे विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो विस्थापन जब भी होगा वो दूरी से कम होगा या बराबर होगा। तो विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन बटा दूरी। तो विस्थापन जब भी होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू दूरी होगा, इतना तो पता है। विस्थापन जब भी होगा तो लेस देन और इक्वल्स टू दूरी होगा। तो विस्थापन बटा दूरी करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी 1 से कम या बराबर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तु की औसत चाल तथा औसत वेग के परिमाण का अनुपात होता है। यहाँ ध्यान देंगे, औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। और औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दूरी विस्थापन से बराबर हो सकता है या उससे हमेशा बड़ा होगा। तो जब दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा या बराबर होगा तो इसलिए औसत चाल भी वेग से क्या होगा? हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो 1 से अधिक या बराबर होगा आंसर इसका। औसत चाल और औसत वेग के अनुपात क्या होगा? 1 से अधिक या बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, इसलिए औसत चाल भी 1 से अधिक या बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कार विरामावस्था से गति करना शुरू करती है। 10 सेकंड के पश्चात कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कार का त्वरण है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो सबसे पहले हमें चेंज करना होगा, इसे एक यूनिट में चेंज करना होगा, एसआई यूनिट में चेंज करना होगा, क्योंकि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है। तो और कार के कहाँ से चलना शुरू करती है? विरामावस्था से, यानी प्रारंभिक वेग यानी u इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों को पता होगा कि 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू जा 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गया v का वैल्यू। 10 मीटर पर सेकंड हो गया अभी v का वैल्यू। तो पूछा क्या जा रहा है? कार का त्वरण पूछा जा रहा है। तो a इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो डिवाइड होकर के ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखते हैं कौन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी भौतिक राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है तो वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल भी सदिश है। तो कौन सा सदिश नहीं है? घनत्व सदिश नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुल से गिराया गया पत्थर पानी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। पुल की ऊंचाई
पुल की ऊंचाई पूछी गई है। तो पुल से जब गिराया जाता है पत्थर को, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0, यानी u का वैल्यू हो गया 0, t का वैल्यू है 4 सेकेंड। और जब वो पानी में गिरेगा पत्थर तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या हो जाएगा, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें u, t और g का वैल्यू पता है। तो पूछा जा रहा है पुल की ऊंचाई कितनी है। तो पुल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, s क्या होता है, ut + ½ gt²। तो यहाँ s ही क्या होगा, s यानी चली गई दूरी, तय की गई दूरी। तो जब हम पुल से किसी पत्थर को फेंक रहे हैं नीचे या नीचे गिरा रहे हैं, तो वो दूरी जो तय करेगी वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो u का वैल्यू हो गया 0, यानी ये तो वैल्यू हो गया 0, यानी 0 + ½ × 9.8 × t²। तो t कितना है, 4, तो 4 4 जा 16। इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 2 2 जा 4.9। अब 4.9 × 16 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 78.4। क्या हो जाएगा, 78.4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये है हमारा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे, अदिश नहीं है। तो अदिश नहीं है यानी कि सदिश है। तो कौन सी राशि सदिश है, विस्थापन सदिश है। तो आंसर हो जाएगा डी। बाकी ये सब अदिश है, समय अदिश है, आयतन अदिश है और द्रव्यमान भी अदिश है। अदिश नहीं है तो कौन है, विस्थापन। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गति करती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गति करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहले स्टेशन पे लौट आती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो कि यहाँ से यहाँ तक गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर वापस लौट गई जहाँ पे वो थी। तो औसत वेग पूछा जा रहा है कितना है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहाँ विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं, जहाँ से वो रेलगाड़ी चला था फिर वापस वहीं पहुँच गया। तो कुल विस्थापन 0 बटा समय, तो समथिंग बाई 0 बाई समथिंग = 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, 0। क्लियर है, इसमें यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चूँकि विस्थापन 0 है इसलिए उसकी औसत वेग भी 0 हो जाएगी। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। विरामावस्था t = 0 से प्रारंभ होकर एक वस्तु का विस्थापन समीकरण 6t² - t³ द्वारा दिया जाता है। यहाँ देखेंगे विस्थापन एक समीकरण के रूप में दिया गया है। कितने समय में वस्तु का वेग पुनः 0 हो जाएगा। तो जब विस्थापन को यहाँ पे समीकरण के रूप में दिया गया है तो उसे हम पहले लिख लेते हैं, s = 6t² - t³। ठीक है, और पूछा जा रहा है कितने समय में वस्तु का वेग पुनः 0 हो जाएगा, यानी कि इसका वेग निकालना है। तो s है विस्थापन। तो विस्थापन को हम ऐसा क्या करेंगे कि वो वेग में परिवर्तित हो जाएगा। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, ds/dt। ds/dt यानी कि ds/dt कहने का मतलब क्या हुआ, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। किसे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बताए थे क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं जब किसी को टी के रिस्पेक्ट में, कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो पावर से मल्टीप्लाई होता है और पावर से उतना माइनस हो जाता है। तो t² है, तो t² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t। क्यों, क्योंकि t को अगर हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे t² को तो 2 और t पावर में -1 हो जाएगा। तो 2 - 1 दैट इज़ 1, यानी 2t -
ये कितना हो जाएगा 3t² होगा ना जी, 3t²। अब ये हो गया हमारा इसका वेलोसिटी ds/dt। अब ये बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू शून्य होना चाहिए, यानी कि 12t माइनस 3t² का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेंगे और जो t का वैल्यू होगा उसी के लिए इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, यानी समय का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो 12t माइनस 3t² इक्वल्स टू 0, दैट इज़ इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3t कॉमन ले सकते हैं। तो 3t कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 4 माइनस t इक्वल्स टू 0, दैट इज़ t इक्वल्स टू 3t इक्वल्स टू 0, दैट इज़ t इक्वल्स टू एक वैल्यू आया 0 और एक वैल्यू आया t का वैल्यू 4, यानी 4 सेकंड के बाद उसका वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। तो 0 ऑप्शन तो होगा नहीं, t नहीं दिया है 0 सेकंड में। उसके बाद फिर 4 सेकंड के बाद उसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, यानी वेग का वैल्यू शून्य हो जाएगा। कब? 4 सेकंड के बाद, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 सेकंड। क्लियर है? देख लेंगे वीडियो पॉज करके क्या क्या किया हमने, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये देखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है विस्थापन, और विस्थापन को हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा वैल्यू आ गया है 6 × t माइनस 3t²। अब इसका वैल्यू बोला जा रहा है कि वेग का वैल्यू फिर शून्य हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 0 करना होगा। अब ये हो गया 12t माइनस 3t² इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3t कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अंदर बच गया 4 माइनस t। अब यहाँ t का दो वैल्यू आ रहा है, t का वैल्यू 0 आ रहा है और t का वैल्यू 4 आ रही है, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। क्लियर है?